इस वर्षा क्लासेस में मैं रमेश कुमार यादव एक बार पुनः आप सबकी सेवा में, आप सबके बेहतरी के लिए, आप सबके भविष्य के निर्माण में अपना छोटा सा योगदान देने के लिए हम पुनः आपके सामने आए हैं। तो क्वेश्चन जो है प्रिज्म संबंधी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आज 8वां क्वेश्चन पढ़ाने चल रहे हैं। और इससे पहले 7 क्वेश्चंस यानी 2 वीडियोज प्रिज्म संबंधी 2 वीडियो पढ़ गई हैं। ये तीसरी वीडियो है। और आपको मालूम है कि भौतिक विज्ञान क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो अभी प्रारंभ किए हुआ हूँ। और बाकी आप लोगों की डिमांड के अनुसार मैं आगे सभी टॉपिक्स अगर आप चाहेंगे तो थ्योरी भी लेकर आऊँगा, लेकिन और न्यूमेरिकल भी आपके रिजल्ट के जहाँ तक ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट में फिजिक्स में अच्छे मार्क्स यदि आप लाना चाहते हैं तो न्यूमेरिकल्स को आप कम आंक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्लास 12 में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। 25 से 30 अंक तक के न्यूमेरिकल आते हैं। कभी कभी पिछले पेपर आप उठा के देखिए, फिलहाल मैंने भी काउंट नहीं किए, लेकिन हमारे अनुसार 5 नंबर से 2 न्यूमेरिकल थे, 10 नंबर हो गए। उधर विकल्प में भी न्यूमेरिकल आया था, यानी 25 नंबर 70 नंबर के पेपर में 25 नंबर 30 के आसपास के न्यूमेरिकल पिछले साल 2022 में आए हैं। तो सन 2023 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होना है सन 2023 में, तो यहाँ भी न्यूमेरिकल की इसी प्रकार आने की संभावना है। इसलिए न्यूमेरिकल्स जो कि डिफिकल्ट कुछ बच्चों को लगते हैं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बाकी आप थ्योरी कहेंगे तो उसके लिए वीडियो मैं बनाना शुरू करूँगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, यद्यपि इतने अच्छे से मैं न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा कि आपको सब बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं, 8वां क्वेश्चन शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इससे नीचे, ठीक है, आप वीडियो में इससे पहले जो 2 वीडियोज फिजिक्स की पढ़ चुकी हैं उनके मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे। तो आप उस लिंक पर जाके पिछली जो दोनों वीडियो पढ़ी हुई है वीडियोज उनको आप देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं, अब आप समझ गए ना, चैनल पे नए हैं तो थोड़ा कष्ट करो, थोड़ा अपने हाथों को चंचल करो, अंगूठा दबा दो, कहाँ, सब्सक्राइब पर सब्सक्राइब कर लो। आप लोग देखिए, आपसे हम क्या मांगते हैं बच्चे, बेटा, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, आपसे हम क्या मांग रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको ही फायदा होगा। सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई वीडियो हमारे पूरा पड़ेगी इधर से, ठीक है, तो आपके पास सूचना उसकी पहुंच जाएगी, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और लाइक भी कर दिया करें आप लोग, लाइक और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक तो अवश्य कर दिया करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ करने का जज्बा आता है, उत्साह आता है कि हाँ, अपने बच्चों के लिए मैं अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने में परोसूं, ठीक है। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो चलिए बिना कोई टाइम जाया करते हुए 8वें क्वेश्चन की ओर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको सबको मैं आज अभी कवर करूंगा। तो आप वीडियो पूरा देखा करिए। आपकी सबसे बड़ी कमी है, आप यूट्यूब पर जो आपके लिए आवश्यक चीजें नहीं है उन्हें देखकर आप अपना टाइम नष्ट कर लेंगे। आप किसी का डांस देख लेंगे, कोई मूवी देख लेंगे, कोई गेम मोबाइल पे खेल लेंगे, यानी कुछ ना कुछ आप कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई वाली वीडियो पता नहीं क्यों आप लोग पूरा देखते ही नहीं है, जिसमें कि आपका भविष्य का निर्माण होना है, जिससे कि जो आपके मम्मी पापा आपसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़कर कुछ करे, कुछ बने, ठीक है। तो ऐसे वीडियो आप लोग पूरा क्यों नहीं देखते, आप पूरा वीडियो देखा करें, ठीक है, और उसको फेयर भी किया करें। तभी मैंने पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि YouTube आपके लिए विष है, लेकिन हम अमृत कैसे इसे कर सकते हैं। हम अच्छी चीजें देखें YouTube पर, ठीक है, जिसे हम आपके लिए अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। आपको मान लीजिए एक बार आ भी रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आ भी रहे तो एक बार देखिए और क्लियर ही हो जाएगा और स्पष्ट ही हो जाएगा वो न्यूमेरिकल, ठीक है। और इनको फेयर आप अवश्य करते रहें, स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, बीच में हम आपको इंडिकेट करते रहेंगे। तो चलिए बिना कोई क्षण की देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले 7 क्वेश्चन पीछे वीडियो के नीचे लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना।
क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कहता है कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए और इन ब्रैकेट क्या दिया है, sin 49.5 डिग्री बराबर 0.76 sin 49.5 डिग्री इज इक्वल टू 0.76। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसे देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया हूं कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे सर दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। तो हम लिखेंगे दिया है प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण का प्रतीक क्या होता है, हम प्रतीक लिखेंगे। प्रतीक होता है A इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कांच के प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, मैंने लिख दिया। फिर कहता है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, लेकिन ब्रैकेट में क्या दिया है, sin 49.5 डिग्री इज इक्वल टू 0.76। तो इसे भी लिख लो भाई, इसे भी लिख लो। नहीं ये शिकायत करेगा, बच्चे मुझे क्यों छोड़ दिए। ठीक है, तो लो भाई क्यों छोड़े, लिख दिया आपको भी 0.76। अब ज्ञात करना है, अब आप क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है। पढ़ो सवाल खुद बताएगा। आप ध्यान से पढ़े तो सवाल खुद बताया करता है, सवाल स्वयं बताया करता है क्या क्या करना है। कहता है कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे कांच, चूंकि बेटा जो हमारा प्रिज्म है वो कांच का बना है, तो कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का प्रतीक क्या होता है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कभी भी आप सॉल्व करें तो एक चीज का विशेष ध्यान दें कि दिया है, ज्ञात करना है, और ये सॉल्यूशन यानी हल ये ब्लैक पेन से हो, और उसके बाद जो ये बराबर के निशान लगे हैं ना मेरे बच्चों, इसे आप विशेष ध्यान दें। बराबर के नीचे बराबर लगा होना चाहिए। ये इक्वल टू का जो निशान लगा है, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सब एक सीध में होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से हम कोशिश लगाएंगे तो हमारी कॉपी का जो इफेक्ट होगा वो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर ज्यादा अच्छा जाएगा। ठीक है, मार्किंग में अच्छा रहेगा। अब कांच का अपवर्तनांक n पूछ रहा, तो हम चूंकि लिखेंगे, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे सूत्र n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, और पूरे का बटा क्या होगा, साइन a बाई 2। ये बच्चे आपका और हमारा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ये समझे तर्कस का तीर है। ये ऐसा तीर है जो इस सवाल को धराशायी कर देगा, लेकिन तीर आपको चलाना आना चाहिए, निशाना लगाना आना चाहिए, है कि नहीं भाई। मान लीजिए बहुत मंत्र ही जानते हो, सांप का मंत्र आप बिच्छू वाला है, किसी को सांप काटे हुए है, आप बिच्छू वाला मंत्र पढ़ रहे हैं, और किसी को बिच्छू दंश मारे हुए आप सांप वाला मंत्र पढ़ रहे हैं, तो अच्छा है। आप कहेंगे नहीं सर, तो उसी प्रकार ये तीर है, हमें चलाना आना चाहिए, कैसे लगाना है। तो देखिए आप नीचे हम चलते हैं, n पूछ रहा है, सूत्र आप लोग याद रखें ढंग से, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 होल डिवाइडेड साइन a बाई 2 है। इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। ठीक बेटा, अब आप देखें नीचे n बराबर, n पूछ रहा है, अब मान रख दो, जो मान दिया इसी सूत्र में रख दो। a का मान कितना, 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री यहां पुट कर दें। फिर डेल्टा m कितना है, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m नहीं दिए, क्या है भाई, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m लिखने को भूल गए क्या भाई,
दिया है लेकिन लिखने को भूल गए। यहाँ कांच के प्रिज्म में कोण 60 डिग्री है तथा सवाल बढ़ा लीजिए भाई, तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। ठीक है, ये पूरी लाइन आप यहां लिख लीजिए, 38 डिग्री है। दिखाई पड़ रहा है ना? यानी कांच के प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। ये बात आप यहां लिख लेंगे। 39 डिग्री है। तो यहाँ अल्पतम विचलन कोण भी भाई लिख लो गिवन दैट में। अल्पतम विचलन कोण का देखो प्रतीक क्या होता है, डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर दिया 39 डिग्री। कभी लोग कहते नहीं है कि बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाया करती हैं। देखिए मूवी ये वाली नहीं, किस मूवी का डायलॉग है बताइए आप? बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हुआ करती हैं। हम भूल गए थे, लेकिन क्या अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, शाम का भूला सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। हमने भूल तो गए, लेकिन मुझे याद आया डेल्टा एम नहीं दिए, मैं तुरंत पकड़ा तो उसको लिखा। ठीक है, अब लिखो यहाँ डेल्टा एम 90 डिग्री। देखिए बेटा, अल्पतम विचलन कोण का प्रतीक होता है डेल्टा एम, इसलिए हमने यहाँ लिखा डेल्टा एम बराबर 39 डिग्री। उसी को यहाँ सूत्र में रख रहे हैं। होल डिवाइडेड कितना है 2, और पूरे का क्या है साइन a/2 यानी 60 डिग्री और बटा 2। अब इसको थोड़ा हल करें तो हो जाएगा साइन, देखो 60 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 99 डिग्री बटे 2। जोड़ तो पढ़े हो ना बच्चे, जोड़ तो आपको आता ही होगा। 60 और में 39 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 99, और बटे में 2 ऑलरेडी है। और यहाँ साइन 60 में से दो को 60 से, देखो ये एंगल 60 है, ए का मान यहाँ 60 रखा तो 60 बटा 2 ये हुआ। अब 2 से 60 को काट दो तो 30 डिग्री आएगा। ये क्या चला आ रहा है n बराबर। अब हम थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, n इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ साइन, अब यहाँ 99 बटा 2 यानी 99 को 2 से भाग दे दो, कितना आएगा भाई 49.5 आएगा। ठीक है, आप 2 को 99 से काटिए 49.5 आ जाएगा। तो इसको हमने हल किया 99 बटे 2 को, तो आ गया 49.5 और बटे में साइन 30। चूंकि साइन 30 की वैल्यू आप याद रखें बच्चा, साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2, तो यहाँ बटे में रख देंगे 1/2। ठीक है, हमारे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अब साइन 49.5 डिग्री का मान कितना होता है, देखो यहाँ दिया है साइन 49.5 डिग्री बराबर कितना दिया है 0.76 और बटे क्या है हाफ। हमने क्या किया, हमने साइन 49.5 डिग्री जो यहाँ दिया है 0.76 उसी को यहाँ रख दिया बटे में। आप देखो ये बटे वाला एक केस है, ये कहाँ तो हो जाएगा ऊपर। आप याद रखें कभी मान लीजिए a बटा b बटा c, इसको जरूर याद रखना, कैलकुलेशन में ऐसी चीजें आती हैं। यानी ये b बटा c यानी a का बटा b बटा c हो तो c ऊपर गुणा होता है, यानी बराबर होगा क्या a गुणे c बटा b हो जाएगा। लेकिन बच्चा अगर a बटा b है, यानी अगर a को बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ बच्चे यहाँ 80% बच्चे इस तरह के कैलकुलेशन में मिस्टेक करके चले जाते हैं, इसलिए आप ध्यान दें। यहाँ अगर जैसे a बटे यानी a का बटा क्या है, यानी a बटे मतलब क्या होता है भाग, बटे मतलब क्या होता है भाग होता है। तो a बटा यानी कहां पर a को अगर b बटा c से भाग देना है तो यहाँ जो c नीचे होता है कहाँ जाता है a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे याद रखना। अगर a बटा b हो, अगर a बटा b हो और इसे c से भाग देना हो तो फिर c कहाँ रहेगा,
सी आई से नीचे गुणा हो जाता है, यानी हो जाएगा ए बटे बी गुणे सी। यद्यपि है क्या, यद्यपि है ए बटा बी बटा सी, ए बटा बी बटा सी, लेकिन देखो यहाँ सूत्र क्या है, अलग बन रहा है ना, तो ध्यान क्या देना, इसका मतलब ये हुआ कि ए को हम भाग दे रहे हैं बी बटे सी से, तब ऐसा होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि ए बटा बी, ए बटे बी को भाग दे रहे हैं सी से, यानी इसमें हो रहा कि ए को भाग दे रहे हैं बी बटा सी से, ए को भाग दे रहे हैं बी बटा सी से, और इस तरह लिखा कहीं मिल जाए, इसका मतलब क्या है कि ए बटा बी को भाग दे रहे हैं सी से। तो याद रखना है सूत्र, ठीक है। तो ये दो ऊपर जाए तो ए बराबर हो जाएगा 0.76, और ये तो ये सूत्र लगेगा नियम, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये कंडीशन तो है 0.76 को भाग दे रहे हैं ए बटा 2 से, यानी बी बटा सी से, तो ए गुणे सी, यानी कि ए ये है और गुणे सी ये 2 ऊपर, और बट्टे में क्या बचा है ए। अब मल्टीप्लाई कर लो बस, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 2 6 12, 2 7 14 1 15, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये अपवर्तनांक आ गया बच्चा 1.52 बटे में 1, तो चाहे लिखो आपको पता ही है। तो ये क्वेश्चन का सलूशन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक बच्चे। मैं बगल हुआ जा रहा हूं, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले ले। तो प्रिय बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बोर्ड एग्जाम में 3 बार आया है, 1-2 बार नहीं, 3 बार 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो यहाँ दे देते हैं sin 48.6 डिग्री बराबर 0.75, इसका यूज किस प्रकार करना है। इस सवाल में बस इतना ही है, यद्यपि पूछ रहा है अल्पतम विचलन कोण, यानी कोई नई चीज नहीं पूछ रहा है, लेकिन सवाल में जो टाइप बदल रहा है। अब देखो sin 48.6 डिग्री बराबर 0.75, इसका यूज कैसे करना है, पिछले सवाल से डिफरेंट ये सवाल है, डिफरेंस है इसमें। जब देखते हैं तो सबसे पहले अपने हम कर्म को, हमारा कर्म क्या है, सबसे पहले हम गिवन दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, दिया है लिखेंगे। देखो कोई फटफट ज्यादा हड़बड़ नहीं लगाना है हमें, कि बड़बड़ करें, हम लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट, हम चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है। हम बड़े आराम से आपको पढ़ाएंगे और आप आराम से पढ़िए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें, ठीक है। निश्चित ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब कहता है, सवाल को देखते हैं, 1.5 अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो उसका अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, जबकि sin 48.6 डिग्री इज इक्वल टू 0.75 ये है। तो दिया क्या है, 1.5 अपवर्तनांक के पतले प्रिज्म, यानी कहना मतलब कि अपवर्तनांक दिया है, तो हम आराम से लिखेंगे अपवर्तनांक। आप लोग जान ही गए अपवर्तनांक का प्रतीक क्या होता है, राशियों का प्रतीक न्यूमेरिकल में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। राशियों के प्रतीक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अपवर्तनांक का प्रतीक क्या होता है, आप कहेंगे स्मॉल n, बहुत बढ़िया। अपवर्तनांक n कितना दिया है 1.5, ठीक। और इसके बाद प्रिज्म कोण, देखिए प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे अब नीचे प्रिज्म कोण, हम नीचे लिखेंगे प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण का प्रतीक थीटा नहीं लिखना, क्या होता है ए, कितना है इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, और बराबर भी बराबर साइज के लिखना है, यानी जैसे इतना जगह है बराबर, तो ये भी उतने ही बराबर रहे। विशेष ध्यान देना जाता, सुंदरता का विशेष ध्यान दो। आप तो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए बढ़िया से क्रीम्स यूज कर लेते हैं, बढ़िया से साबुन वगैरह लगा लेते हैं, बढ़िया से सेंट भी मार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, क्यों, स्वयं को सजाने के लिए। उसी प्रकार सवाल को सलूशन कर रहे हैं तो उसको भी सजाने के लिए दिया है, बढ़िया लिखें, बराबर के साइज में लिखें, एक इक्वल में प्रतीक लिखें, सब कुछ बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्या दिया है, साइन
दिया क्या है, और साइन 48.6 डिग्री इज इक्वल टू कितना 0.75। पूछ कर क्या क्या रहा है, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है। इच्छा हो तो आप मेरे साथ लगाते भी रहें, क्या करते रहें, लगाते रहें या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहें। ज्ञात करते हैं अल्पतम विचलन कोण। तो हम लिखेंगे, देखो पिछले वाले सवाल में अपवर्तनांक n पूछ रहा था, पीछे क्वेश्चन जो हमने अभी लगवाया पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें अपवर्तनांक n पूछ रहा था, इसमें अपवर्तनांक n दिया है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है अल्पतम विचलन कोण। उसमें उस वाले पिछले वाले न्यूमेरिकल में अल्पतम विचलन कोण दिया था तो अपवर्तनांक पूछ रहा है, यहाँ अपवर्तनांक दिया है तो अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है, तो है ना डिफरेंट। चलो देखेंगे अल्पतम विचलन कोण। देखो बराबर इस सीरियल में है ना बराबर, तो यानी डेल्टा एम हम यहां लिख देंगे और बराबर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो बराबर की सीरियल बराबर हो गया। बराबर थोड़ा देखो यहाँ बराबर भी बराबर होने चाहिए, जैसे इतना ये इतना ऐसे है तो उसी लंबाई में ये भी हो। अल्पतम विचलन कोण पूछ रहा है। अब हल, सूत्र अपना वही चलेगा, चूंकि एन ए और डेल्टा एम वाला सूत्र चलेगा। क्या होता है, एन बराबर हम लिखेंगे, हमारा फार्मूला है, चूंकि सूत्र क्या होता है, एन बराबर नीचे बराबर लिखना है ना, तो यहां से शुरू करो। एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और पूरे का डिवाइडेड साइन ए बाई 2। दिस इज योर फार्मूला। इस फार्मूले का यूज करो, आंसर पाओ। तो n का मान आपके दे रखे, उसको लिखो। n का मान 1.5, तो इसको लिख देंगे 1.5 इज इक्वल टू साइन ए का मान कितना है 60 डिग्री, डेल्टा एम का मान कितना है। आप कहेंगे सर डेल्टा एम का मान तो पूछ ही रहा है, अगर पूछ रहा है तो इसको फिर ऐसे ही रहने दो, अभी आएगा बाद में, बटा साइन ए का मान कितना है 60 बटे 2 रख दिया। अब आप ऊपर आ जाइए, ऊपर से हल करते हैं। देखो 1.5 को थोड़ा हल कर लो, 1.5 को हल करने जाएंगे, दशमलव हटा दो, दशमलव हटा दोगे तो हो जाएगा 15 बटे 10। 1.5 को लिख सकते हैं हम 15 बटे 10। क्या करेंगे भाई, दशमलव हटा देंगे, हटा दिया, बराबर। दशमलव हटाना ना आता हो तो वीडियो के नीचे लिंक है, एक क्वेश्चन आया है, उस लिंक में क्वेश्चन पिछले वीडियो में आया था, दशमलव हटाना हमने खूब अच्छे से बताया है ना, ठीक है। अब यहां देखो साइन 60 प्लस डेल्टा एम, इसमें तो अभी कुछ कर ही नहीं सकते भाई, और पूरे का बटा साइन। देखो 60 में 30, यानी 60 को 2 से भाग दो, 60 को 2 से भाग दोगे क्या बचेगा, आप कहेंगे साइन 30 बचेगा। लो अब यहाँ 15 बटा 10 को देखो 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3 बटा 2 बचेगा, और बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम और बटे साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2। साइन 30 का मान क्या होता है, 1 बटा 2 होता है। अब 1 बटा 2 इधर पक्षांतर करो तो हो जाएगा क्या, 3 बटा 2, और 1 बटा 2 इधर पक्षांतर करो तो गुणा हो जाएगा 1 बटा 2। 1 बटा 2 इधर कैंसिल होकर यहाँ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बटा 2। इधर साइन 60 प्लस डेल्टा एम। यहाँ आप समझे कि नहीं समझे, देखो ये हर में है, ये हर जाके इधर गुणा हो जाएगा 3 बटा 2 के साथ, तो ये गुणा हो गया। अब यहाँ आ गया 3 बटे 4,
बराबर, देखो हमारा बराबर नीचे बराबर नहीं ना, बराबर ऐसे आ रहा है, हमारा बराबर ये वाला बराबर तिरछा हो गया तो गलत हो गया, तो फिर से इसको सुधारते हैं। एक बात बेटा तुम यहाँ ये जान लो बच्चा कि चूंकि यहाँ 1.5 को 1.5 में रहने तो ज्यादा अच्छा है, इसको दशमलव हम ना हटाए, क्योंकि हमारा मान दशमलव में आना चाहिए, यहाँ दशमलव मान दिया ना, तो दशमलव ना हटाओ। अब यहाँ से क्या करो 1.5, यानी मैंने क्या किया दशमलव हटा, दशमलव जो हटा दिया था दशमलव नहीं हटाएंगे, ठीक है 1.5 वही जो है लेते हुए चले आए। अब ये इधर क्या किया हमने, एक बटा दो यहाँ पूरा हो जाएगा तो गुणे 1/2 हुआ, और ये बराबर ये है, ये गुणा हो गया 1.5 में। अब देखो यहाँ 2 से 1.5 को अगर भाग दोगे तो 0.75 आ जाएगा, बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m, यानी 1.5 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 0.75 आएगा। अब देखो अब देखो अब देखो, अब मजा आ गया, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया, बड़े होशियार हो, मजा बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, कहाँ मजा आ रहा है, मजा तो आ ही गया, लेकिन क्यों आ गया, क्योंकि 0.75 का मान ये दे रखे हैं, यानी 0.75 हमने बताया था ना कि जो यहाँ वैल्यू दी होती है उसी का यूज करना आना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में ये बराबर ये लाना था, अब कि ये बराबर ये इसकी यूज पड़ गया, तो 0.75 की जगह क्या रखना है, साइन रख दो उसको, साइन 48.6 डिग्री बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m। अब देखो यहाँ साइन, देखो बराबर के इधर भी साइन है, आप कहेंगे सर बराबर के इधर भी साइन है और बराबर के इधर भी साइन है, तो साइन से साइन को काट देंगे या हम कहें हटा देंगे, साइन से साइन हटा देंगे, दोनों तरफ है, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि साइन दोनों तरफ है बराबर के, तो बचेगा क्या, रिमेनिंग वैल्यू इज 48.6 डिग्री इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, साइन तो कट गया, साइन तो कट गया, इधर क्या बचा 60 डिग्री, यहाँ डिग्री लगा रहो भाई, यहाँ डिग्री लिखे रहो, क्योंकि एंगल सदैव कोण सदैव डिग्री में लिखे जाते हैं, तो 60 प्लस डेल्टा m। अब हमें डेल्टा m चाहिए, अब क्या करोगे, पक्षांतर कर दो, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ भाई, पक्षांतर करो, हल करो इसे, हल करो भाई, हल करो, देखो सही है सब, हल करो आगे हल करो, हल करो, लेकिन हल नहीं हो रहा है, मान बड़ा आ रहा होगा, है ना, क्या प्रॉब्लम हुई, आप लोग भी नहीं बताए, यहाँ देखो ये बटे वाला तो छूट गया था, ये बटे वाला तो क्या हो गया था, छूट गया था। आज तो भाई बहुत, पिछले वाले सवाल में हम एक सवाल ही थोड़ा लिखना भूल गए, इस वाले सवाल में स्टेप यहाँ भूल गए, जानते हो ऐसा हम क्यों हो रहा, क्योंकि हम कम से कम समय में बहुत ज्यादा सवाल करना चाह रहे हैं, इसलिए देखो यहाँ 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 है, यहाँ 60m प्लस डेल्टा m बटे 2, ये 2 होना चाहिए, तो ये यहाँ से साइन 30 का मान 1/2 रखा और 1/2 यहाँ से गुणा हो गया, और यहाँ 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 ये तो रहेगा ही। अब यहाँ से जब ये हटेगा तो ये बटे 2 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, अब यहाँ भी रहेगा, समझ गए ना, ये बटे 2 जो सूत्र वाला बटे 2 यहाँ 60 प्लस डेल्टा m बटे 2 था, वो 2 छूट गया था, उसको हमने लिख लिया। अब ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2 6 12, देखो ये 2 इधर गुणा होगा, 2 6 12, 2 8 16, 1 17 और 2 चौको 8 1 9 और 1 बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है, 97.2 डिग्री बराबर इधर क्या है 60 डिग्री प्लस डेल्टा m। अब हल कर लो तो अब डेल्टा m बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, 60 इधर माइनस में हो जाएगा, 60 क्या होगा, इससे 97.2 डिग्री से घट जाएगा, तो 97.2 डिग्री और माइनस 60 डिग्री।
अगर आपको इस सवाल को घटाना हो तो कैसे घटाओगे, पहले जैसे 97.2 से 60 घटे कैसे जानो क्या आएगा, तो लिखोगे 97.2 डिग्री बेटा लिखोगे, फिर जैसे 60 है तो 60 को यहाँ ऐसे लिखो और यहाँ दशमलव ऐसे लगाओ, नहीं दशमलव नीचे दशमलव लगा लो ऐसे, अब यहाँ 2.73, यानी उत्तर क्या आ जाए डेल्टा एम बराबर घटाने का 37.2 डिग्री। दिस इज योर आंसर। कैसा रहा आंसर, कैसा रहा आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले इसका, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अब की इससे भी बेहतर सवाल लेकर मैं आ रहा हूं, इससे भी बेहतर सवाल लेके आ रहा हूं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो प्रिय बच्चे लियो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको पढ़ते हैं, देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है और प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। मेरे साथ, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ लगा सकते हैं तो आप मेरे साथ लगाते रहिए, आपका टाइम बचेगा बेटा, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो हम कहेंगे अल्पतम, लिख लो अल्पतम, अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन कोण प्रतीक क्या होता है, आप कहेंगे डेल्टा एम, बिल्कुल डेल्टा एम कितना है 30 डिग्री। आगे पढ़ो, कहता है प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का प्रतीक होता है, अपवर्तन कोण का प्रतीक हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्मॉल आर, स्मॉल आर 30 डिग्री दिया है और अपवर्तन कोण आर क्या है 30 डिग्री। अब कहता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आ जाएंगे हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो बेटा जब अपवर्तनांक n निकालेंगे तो चूंकि n का फार्मूला होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बटे साइन a बाई 2, तो यहाँ क्या है a एंगल नहीं पता है, यानी और n भी नहीं पता है। और आपको मालूम है कि किसी भी राशि में अगर यानी कि एक वैल्यू ना पता हो, किसी एक राशि की वैल्यू ना पता हो, बाकी सबकी पता हो, तो हम निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ n a डेल्टा m तीन राशियां हैं, a है डेल्टा m है, तीन अवयव कह लीजिए, ये तीन कुछ भी कह लीजिए, तीन हैं, एक अपवर्तनांक है और प्रिज्म का कोण है और अल्पतम विचलन कोण है। ये तीन में से कोई दो मालूम हो तो हम एक चीज ज्ञात कर सकते हैं, चाहे जो एक चीज पूछ ले। लेकिन यहाँ दो चीजें नहीं पता, एक तो यहाँ a नहीं मालूम और दूसरा ये नहीं मालूम, तो कैसे डेल्टा यानी फिर कैसे क्या होगा, यानी a निकालो, a निकालने का रास्ता दिए हैं। तो यहाँ से अब बीच में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि जो डायरेक्ट फार्मूला पे हम लगा दें तो क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। फार्मूले को लगाने से पहले कुछ और चीजों की हमें आवश्यकता होती है उस फार्मूले में रखने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आप जान लीजिए, किसी से ना पूछिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आप स्वयं में मान लीजिए, ठीक है। जब कोई राशि किसी सूत्र डायरेक्ट सूत्र पर रख के सवाल
का मतलब रख दे सवाल सूत्र पर और क्वेश्चन ना हल होए, यानी उस सूत्र में जो कोई राशि हो उसको भी ज्ञात करना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने इसे पहले ही इंपॉर्टेंट कह दिया है। तो देखिए यहाँ ए निकालने के लिए ए बराबर सूत्र होता है, यानी आर और ए में संबंध होता है आर बराबर ए बाई टू। आर बराबर क्या होता है, सब ए बाई टू होता है। इसलिए हम पहले आर निकालेंगे, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि आर बराबर ए बाई टू, तो यहां से आर का मान देखो 30 डिग्री दिया, अपवर्तन कोण का प्रतीक आर और दिया कितना 30 डिग्री, तो यहां रख देंगे आर के प्लेस पे। ये क्या है, ये समझिए एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। आर का मान कितना रखेंगे यहाँ 30 डिग्री और बराबर ए बाई टू, और देखो यहां से ए कितना आ जाएगा, आप गुणा कर दो, बटे में है, ये देखो बटे में है, ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा करोगे तो 30 का 2 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ए आ गया 60 डिग्री। अब आराम से लगाइए आप, ठीक है। अब ये सूत्र लगाइए, सूत्र क्या बोल रहा है, सूत्र पुनः चूंकि सूत्र होता है अपवर्तनांक एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 पूरे का डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ये फार्मूला आपको तो रट गया होगा। अब देखिए जो मान दिए उनको रखो, एन तो पूछ ही रहा है तो एन को वैसे रहने दो, फिर साइन ए नहीं दिया था लेकिन ए निकालने के लिए ही अपवर्तन कोण आर दिया था, ठीक है। तो कितना आया ए 60 डिग्री, तो ए की जगह पे 60 रख दो, प्लस डेल्टा एम कितना 30 है वाह बटे 2, फिर साइन ए का मान कितना है 60, ए का मान देखो 60 और बटे 2। तो अब हल कर लो बस, साइन 60 30 जोड़ो, 60 30 90 बटा 2 और नीचे क्या है साइन 60 बटे 2। अब देखो साइन 90 को 2 से भाग दोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, 90 को 2 से भाग दो 45 डिग्री आ गया, और इधर साइन 60 को 2 से भाग दो 30 डिग्री आ गया। अब इनकी वैल्यू रख दो भाई, साइन 45 का मान रखो, साइन 45 का मान होता है 1/√2, चूंकि n बराबर 1/√2, क्यों, चूंकि साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये दोनों वैल्यू आप रख दीजिए, ये दोनों वैल्यू आप रख दीजिए, साइन 45 का और साइन 30, तो साइन 45 डिग्री √2 और साइन 30 क्या होता है 1/2। अब इसको थोड़ा और हल करो, देखो तो 1/√2 है और ये बट्टे का बटा रहे तो ये तो यानी गुणा करके इसको पलट के लिख दो, इसको पलट के लिख सकते हैं 1/2 को गुणा यानी देखो बट्टे का बट्टे यानी 1/√2 फिर पूरे का बटा 1/2 है, तो नीचे वाले बट्टे 1/2 को पलट दो, लिख सकते हैं 2/1। अब हल कर लो इसे। एक बात बच्चा यहाँ याद रखना, एक बात यहाँ आप ध्यान देना कि जब कोई दो पद हो, जैसे 5/√5 हो, तो ये रूट हट के केवल √5 बचेगा, यानी इसको काटोगे तो √5 बचेगा। और चाहे ऐसे लिखा हो √5/5 लिखा हो तो इसको काटोगे √5 से, यानी जहां यानी दो गिनतियां दो संख्याएं एक रूट में हो और एक रूट में ना हो, एक रूट में हो और एक रूट में ना हो, तो जो जहां रूट में ना हो उसे रूट में उसके प्लेस पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो कैसे हम क्या कह रहे हैं, ध्यान सुनो, जैसे कोई दो संख्याएं सेम हो, एक रूट में हो और एक रूट में ना हो, जैसे यहाँ ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो जो रूट में नहीं है उसे रूट में रख दो, बस हो गया। या ऐसे लिखा रहे, ऐसे ये रूट में है और ये नीचे रूट में नहीं है, तो क्या करोगे, जहां रूट में नहीं है, जहां रूट
नहीं लगा उसे रूट में लिख दो ऊपर और जो जहां रूट लगा उसे 1 मान लो, जहां रूट लिखा उसे 1 मान लो और जहां नहीं है उसे क्या मान, उसे रूट के अंदर रख दो। समझ गए ना? मैंने जो कहा उसे समझ गए? एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं लिखी हो, एक सेम संख्याएं और बटे में हो, एक में रूट लगा हो, एक में अंडर रूट ना लगा हो, तो जहां अंडर रूट ना लगा हो उसे रूट में कर दो और जिसमें अंडर रूट लगा हो उसे 1 मान लो। ठीक है? जैसे मान लीजिए जैसे है 7 बटे रूट 7 है, तो हम क्या बता रहे हैं, सेम गिनती, एक रूट में हो, एक रूट में हो, एक रूट में ना हो, तो जो रूट में ना हो रूट में बच जाएगी, जो रूट में ना हो वो रूट में हो जाएगी और जहां जो रूट में है उस जगह पे 1 बच जाएगा। या चाहे उलट कैसे लिख दे, जैसे रूट 10 बटे 10 लिखा हो, रूट 10 बटे 10 लिखा है, तो क्या करोगे, जहां सेम गिनती है ना, पहले देखो कि सेम है कि नहीं, संख्याएं सेम है कि नहीं। जैसे देखो रूट 10 और बटे 10 सेम संख्याएं है ना, तो सेम संख्याएं हैं तो जहां रूट है, जहां रूट लगा है वहां 1 बच जाएगा और जहां रूट नहीं है वो रूट में आ जाएगा। ये बेटा आप जरूर ये बातें आप याद कर लेना। ठीक है? तो जैसे यहां देखो 2 के 2 और बटे रूट 2, देखो यहां 2 रूट में नहीं है और ये 2 रूट में है, तो जहां रूट नहीं है उसमें हम रूट लगा देंगे और ये रूट का बटा 1 मतलब रूट 2, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है? तो प्रिय बच्चे, बस ये प्रिज्म संबंधी जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे, उनमें से 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन्हें मैं करा दूं। थोड़ा आप इतना टाइम दे रहे हैं और अपने भले के लिए थोड़ा और टाइम दीजिए। इस यानी एकदम हट के क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हम उल्टा करते हैं। कुछ टीचर्स होते हैं कि छोटे छोटे मतलब सिंपल सवाल आगे ले लेते हैं और बाद में कठिन सवाल छोड़ देते हैं या फिर क्या कर देते हैं। मैं कुछ फिलहाल गुरुजन भाई, किसी गुरुजन की हम कोई निंदा नहीं करना चाहेंगे। फिलहाल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब लेकर हम आए हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार, आपको स्वयं लगेगा, आपको खुद लगेगा कि क्वेश्चन में हाँ दम है। क्वेश्चन कहता है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। ब्रैकेट में दिया ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3। तो पहले निकलो दिया क्या है भाई, दिया है तो इतना लंबा सवाल दिया, लास्ट में जो दिया है ANG का मतलब क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2 और ANW 4/3। ANW बराबर कितना दिया बेटा 4/3 दिया है। ठीक है? चूंकि यहां देखिए पतले प्रिज्म को जल में डुबो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल में डुबो दे, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 1/4 रह जाएगा। जब जल में डुबो देंगे तो न्यूनतम विचलन कोण क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे माना वायु में न्यूनतम विचलन कोण, माना वायु में न्यूनतम विचलन, माना वायु में न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा ए। देखो न्यूनतम विचलन का प्रतीक क्या होता है, डेल्टा। न्यूनतम विचलन का प्रतीक क्या होता है, आप कहेंगे सर डेल्टा, होता नहीं होता, न्यूनतम विचलन का प्रतीक क्या होता है डेल्टा।
तो वायु के लिए क्या हो जाएगा, वायु मतलब होता है, वायु को अंग्रेजी में कहते हैं एयर, तो एयर का पहला शब्द लिख लिया ए, तो न्यूनतम विचलन कोण हमने क्या मान लिया वायु में, वायु में न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा ए, तथा चूंकि जल में डुबो रहे हैं तो हम जल में भी मान ले, तथा जल में क्या है, डेल्टा डब्लू है, यानी माना वायु में न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा है तथा जल में डेल्टा डब्लू है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, कांच के प्रिज्म को उठाएं आप, कांच के प्रिज्म को उठाएं आप और उसे क्या करें, उसे जल में डुबो दें। पहले यहाँ वायु में था तो जो न्यूनतम विचलन होगा वो कहाँ होगा, न्यूनतम विचलन वायु में होगा, उसे हमने डेल्टा ए कह दिया। इसी प्रिज्म को उठा के हमने यहाँ पटक दिया, जल के अंदर पटक नहीं दिया भाई, जल के अंदर डुबो दिया, तो अब इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। तो कहता सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, यानी जब जल में डुबो दिया तो न्यूनतम विचलन कोण क्या है, डेल्टा डब्ल्यू है। भाषा समझिए सवाल की। कहता है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को, यानी कांच का हमारा पतला प्रिज्म कहाँ है, वायु में रखा है, वायु में है तो न्यूनतम विचलन क्या होगा, अगर हमारा प्रिज्म ये वायु में रखा हुआ है तो इसका न्यूनतम विचलन क्या होगा, डेल्टा ए होगा। ठीक है, को कहता जल में डुबो दे, इसको लाके हम कहां डुबो दें, इस प्रिज्म को हम लाके जल में डाल दें, तो यहाँ न्यूनतम विचलन क्या हो जाएगा, डेल्टा, न्यूनतम विचलन जो होगा क्या क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हमने मान लिया, हो गया डेल्टा, अपने मार्क पे जो इसका विचलन क्या है, डेल्टा डब्ल्यू है। और यहाँ क्या है हमने माना, यहाँ हमने माना कि जो विचलन हमारा था वो डेल्टा ए था वायु में, वायु विचलन डेल्टा ए है, जल में डुबो डेल्टा डब्ल्यू। तो कहता क्या है, प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा, कि यार जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण 1/4, जल में डुबो दो तो कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा वायु में रखने वाले। यानी कहने मतलब सिद्ध करना है हमको, हमें सिद्ध करना है डेल्टा डब्ल्यू बराबर 1/4 डेल्टा ए, यानी कि जल में न्यूनतम विचलन कोण जो है वो वायु में न्यूनतम विचलन कोण का चौथाई, मतलब 1/4। देखो चौथाई, 1/4 कहे, 1/4 कहे, 1/4 कहे, 1/4 कहे, ध्यान दो, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसे ध्यान दे दो। 1/4 को लिखोगे 1/4, अगर 2/3 कह दे, 2/3 कह दे तो क्या लिखोगे, 2/3, अगर ठीक है आधा कहे तो क्या लिखोगे, क्या समझोगे, 1/2। इसी प्रकार अगर 2/3 कह दे 2/3, 1/4, 1/4, ठीक है 5/4 कह दे नहीं 5/3 कह दे, फिलहाल कहता नहीं कभी इस तरह, इसी यही 3 चीज ज्यादा कहेगा, इसको हम एडवांस बता रहे हैं। 5/3 कह दे तो 5/3, ठीक है। तो यहाँ कहता चौथाई मतलब कि ये हो गया। अब देखिए इसमें हल पे आते हैं। देखो चूंकि न्यूनतम विचलन कोण जो होता है, न्यूनतम विचलन जो होता है वो डेल्टा बराबर क्या होता है, या n-1a, ये पीछे मिल चुका है और किस नाम से मिला, पीछे डेल्टा m नाम से मिला है। हमने यहाँ न्यूनतम विचलन लिखा, केवल न्यूनतम विचलन डेल्टा बराबर n-1a। तो अब इसको आप चाहे तो लिख ले, इसे आप चाहे तो लिख ले, नहीं स्क्रीनशॉट ले ले, इसको मिटाने में चल रहा हूं। अब देखो, अब तो हमको जब वायु में, हम पहले देखिए कि वायु में क्या है न्यूनतम विचलन, तो वायु में न्यूनतम विचलन निकालेंगे पहले, वायु में न्यूनतम विचलन, वायु में न्यूनतम विचलन, तो वायु में, तो वायु के लिए प्रतीक लिख दो डेल्टा ए, वायु के लिए विचलन क्या नाम हो जाएगा, वायु के लिए न्यूनतम विचलन डेल्टा ए हो जाएगा, बराबर n के अपवर्तनांक, n क्या है,
एन अपवर्तनांक है। यहाँ ध्यान दो, क्योंकि हमारा जो प्रिज्म है कहाँ रखा है, ये प्रिज्म वायु में रखा है जब, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, किसके सापेक्ष होगा, वायु में रखा तो वायु के सापेक्ष होगा ना। किसका, हमने क्योंकि हमारा प्रिज्म किसका बना है, कांच का, ग्लास का बना है, इसलिए हमने जी लिखा। जी मतलब ग्लास यानी कांच। हमारा जब ये वायु में प्रिज्म रखा है तो अपवर्तनांक क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक एन जो है, इसके जगह हम लिखेंगे, क्योंकि वायु में है तो लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस, आगे -1 और आगे ए। ठीक, ध्यान से फिर दे लो, क्योंकि हमारा प्रिज्म कहाँ है, वायु में है, और प्रिज्म बना किसका है, प्रिज्म कांच का बना है। कांच का प्रतीक क्या होता है, जी। तो इस कांच का यानी प्रिज्म जिस पदार्थ से बना है वो कांच है, तो हमें यहाँ अपवर्तनांक चाहिए प्रिज्म का, यानी प्रिज्म कांच का है तो कांच का अपवर्तनांक चाहिए, लेकिन अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, चूंकि वायु में रखा है, जहां रखा होगा उसके सापेक्ष, यानी वायु में रखा तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ANG। ठीक है, ये हो गया। और अब थोड़ा इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो जल में, क्योंकि जल में डुबो देते हैं ना, तो जल में डुबोने पर, जल में डुबो दे, जल में डुबोने पर न्यूनतम विचलन, जल में डुबोने पर न्यूनतम विचलन। अब न्यूनतम विचलन तो होता है डेल्टा, न्यूनतम विचलन क्या होता है, डेल्टा, लेकिन जल में क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि जल में है तो डेल्टा डब्ल्यू। अब देखो बेटा, अब यहाँ एन क्या होगा, अब इसी बात को आप समझ लीजिए कि जल में डुबो दे तो अपवर्तनांक क्या होगा और क्यों होगा, जल में डुबो दे तो अपवर्तनांक क्या होगा और क्यों होगा, क्योंकि इस बात को यही समझ लो, क्योंकि प्रकाश में यानी आपके फिजिक्स सेकेंड में पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल हर साल एक क्वेश्चन, तो भाई हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और इस अगर जल में डुबोने वाला क्वेश्चन आ गया तो अपवर्तनांक को ऐसे लिखते हैं, अपवर्तनांक एन को प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखते हैं, इसको यही बड़े ध्यान से समझो। अब इसको हमने उठा के कहाँ डाल दिया, हमने माना यहाँ जल है, इस प्रिज्म को हमने कहाँ डाल दिया, जल में, तो ये प्रिज्म जल में डाल दिया, तो चूंकि हमारा प्रिज्म तो कांच का बना है, और लेकिन अब कहाँ गया, ये आ गया जल में, कहाँ रख दिया, अब कहाँ रख दिया, जल में, तो अपवर्तनांक एन क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि प्रिज्म हमारा कांच का यहाँ भी है, कांच का यहाँ भी है। ध्यान से समझो बेटा, हम इसमें जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ये हमारा प्रिज्म वायु में रखा हुआ, तो इसका अपवर्तनांक होगा ANG। ठीक है, चूंकि वायु में रखा है तो ANG। अब मान लीजिए यहाँ जल है, ये जल भरा हुआ है, इसको जल में डुबो देंगे, वायु में था तो ANG, और जल में है, जल में आ गया, ये कहाँ आ गया, ये हमारा जल में आ गया, जल में आ गया तो हो जाएगा WNG। समझ गए ना, वायु में था तो अपवर्तनांक N ANG, जब जल में आ गया तो WNG। ठीक है ना, हाँ, WNG -1A समीकरण 2। अब देखो बेटा, यहां समीकरण 2 को 1 से भाग दे दो, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, भाग दो, तो समीकरण 2 को 1 से भाग दे रहे हैं ना, तो यह समीकरण 2 ऊपर अंश में रह गया डेल्टा W बटे डेल्टा A, और बराबर यानी ये बटा ये, तो हो जाएगा WNG -1 या A, और बटे नीचे ANG -1A।
ए से ए का कैंसिल हो जाएगा, आएगा डेल्टा डब्लू बटे डेल्टा ए। देखो बेटा यहाँ डब्ल्यू एन जी देख लो, इसका भी सूत्र देखो, चूंकि डब्ल्यू एन जी ये सूत्र, इसको कभी आपको सूत्र निकालना हो तो हम आपको ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक से, जो ट्रिक आपको हम बताएं, उस ट्रिक से इस सवाल को आप WNG को सूत्र रूप में याद रखें। देखो जैसे WNG सूत्र क्या होगा, यानी जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा, आप पहले बटे में n लिख लें, यानी कि अंश में भी n लिखें और हर में भी n लिखें, समझिए। यानी WNG है, यहाँ WNG छोड़ो, जैसे मान लीजिए कहीं ANB है, सूत्र बनाना सीखो, याद नहीं करना, समझो केवल। अगर ANB है तो पहले ऊपर भी n रखो, यहाँ ANB क्या है, हम लिख लें यहाँ मान लीजिए PNQ है, तो इसको लिखना है तो क्या होगा, यानी अंश में भी n लिखो और हर में भी n लिखो, अंश में n हर में n। अब क्या करो बेटा, अब जो ये Q है इसको इधर लिख लो, जो P है उसको नीचे में लिख दो, यानी जो इधर लिखा है उसे ऊपर वाले n के साथ लिखो, जो इधर लिखा रहे उसे नीचे के साथ लिखो और आगे a लिख दो, आगे क्या लिख दो, a। इस प्रकार से अब हमारा WNG क्या बनेगा, अगर WNG है तो हम कैसे इसको ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक क्या है कि पहले n बटा n कर लेंगे, फिर जो इधर लिखा है उसे ऊपर लिख देंगे, जो इधर लिखा है इसे नीचे लिख देंगे और दोनों ओर a जोड़ लेंगे, यानी ANG बटा ANW। अब देखो ANG का मान दिया है, ANG कितना दिया है, ANG 3/2 दिया है, तो ANG रख लो 3/2 और ANG कितना 3/2, और ANW कितना दिया है, ANW 4/3 दिया है, वहां देखो चाहे यहाँ देखो, ANW 4/3, तो यहाँ रख लो 4/3। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो 3 अब इतना हो गया, तो यहाँ WNG हम क्या रखेंगे, WNG इसको थोड़ा और हल कर लें, इसको और हल करो, और हल करो, क्या होगा, और हल हो के लिए तो 3/2, इसको गुणा करके बटा करके लिख सकते हो 3/4, है ना। तो यानी आज क्या जाएगा, 9/8 आ जाएगा, इससे हल करो तो 9/8 आएगा। WNG तक रख लो 9 डिवाइडेड बाई 8, 9/8 माइनस 1, a से a कट ही गया, ANG का मान दिया है 3/2, नीचे ANG 3/2 रख लो माइनस 1, इसी को हल कर लो, उत्तर आ जाएगा। देखो यहाँ ऊपर पहले अंश में हर समान करो, देखो 9 ये माइनस है, 8 से हर समान करो, पहले यहाँ माइनस लगा लो, 8 से हर समान करो, 8 के 8/8, ये अभी इतना हुआ, अभी ऊपर का हुआ, अब पूरे बटा 3/2 यहाँ भी हर समान करो, तो 3 बटा माइनस लगाओ, 2 के 2, ये बटे 2 हर समान होगा, हर कर रहे हैं हर। अब देखो यहाँ 9 में से 8 गया, 1/8, यहाँ 3 में से 2 गया, 1/2, थोड़ा इसको और सॉल्व करो तो क्या होगा, ये 1/8, ये बटे के बटा में बटा रहे तो इसको पक्षांतर कर लो, या सॉरी पक्षांतर नहीं, इसको पलट के लिख लो गुणा करके, 2/1, 2 चौको 8 तो 4 हो गया, तो क्या आया, इसको हल किया तो 1/4 आ गया। यहाँ समझिए, यहाँ से ये आया फिर ये आया, ठीक है, हल करना बस। अब देखो डेल्टा डब्ल्यू हमारा, अब देखो थोड़ा इधर आ जाइए, आ क्या गया, यहाँ देख लीजिए, इस जगह देख लीजिए, आ गया हमारा डेल्टा डब्ल्यू बटे डेल्टा ए बराबर 1/4 आया, 1/4 आया, ये बटे में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर 1/4, डेल्टा ए गुणा हो जाएगा ऊपर जाके, ये डेल्टा ए, तो जो सिद्ध करने के लिए कह रहा था वो हो गया, ठीक है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।